А чего посмотреть, из печки не вставать? Ты пригодись ко мне, царев. Вот бою. Вставай, Лева. Ходи, Емельян, на тот свет. Да мне это расплюнуть. Давай. Это ж я так, только разогрелся. आज मैं जिस फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आया हूँ वो रूस में सुने जाने वाली सबसे फेमस कहानी है, जिसे आज भी लोग सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और इस फिल्म की एंडिंग आपका दिल छू लेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय समंदर के राजा सीजर से। उसके पास थी एक जादुई अंगूठी और वफादार जासूस मेढक। राजा ने अपने मेढक को बुलाकर उस खास मछली के बारे में पूछा जिससे वो इतना मोहित था कि उसे शादी करना चाहता था। लेकिन जब राजा को पता चला कि वो मछली उसकी गिरफ्त से बाहर हो चुकी है तो वो क्रोधित हो गया और उसने मेढक को हुक्म दिया कि उस मछली को पूरी दुनिया में कहीं से भी खोज कर लाए। दूसरी ओर हम मिलते हैं एमिलिया से, जो समुद्र के किनारे अपने अंधे पिता के साथ रहता था। एमिलिया का सपना था कि वो एक दिन समंदर की गहराइयों तक पहुंचे। उसका अंधा पिता, जो लोहार का काम करता था, अक्सर उसे पूछा करता, बेटा क्या तुम मेरी मदद करने लायक हो गए हो? एमिलिया हमेशा बच्चा बनने का नाटक करके बात टाल देता। एक दिन बर्फ से ढके समंदर के किनारे वो मछलियां पकड़ने के लिए पहुंचता है और वहाँ एक होल करता है, लेकिन उसकी किस्मत आज साथ नहीं देती। तभी अचानक पानी में एक जोरदार धमाका होता है और एक बड़ी लहर एमिलिया पर गिरती है। जब वो संभलता है तो देखता है कि उसकी बाल्टी में अपने आप एक विशाल मछली आ चुकी थी। घर लौटकर जब वो मछली को पकाने की तैयारी करता है तो मछली बोल पड़ती है। वो एमिलिया से कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। हैरान परेशान एमिलिया बिना सोचे समझे पहली इच्छा मांग लेता है। मैं शहर देखना चाहता हूँ, लेकिन ठंड के कारण इस चूल्हे के पास से हटना नहीं चाहता। मछली मुस्कुराती है और अपने जादू से उसे चूल्हे सहित शहर में पहुंचा देती है। चमकते दमकते शहर की रौनक देखकर एमिलिया खुश हो जाता है, लेकिन ठंड से परेशान होकर वो तुरंत दूसरी इच्छा मांगता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ गर्मी शुरू हो जाए। अचानक हर तरफ से बर्फ पिघलने लगती है और चारों ओर धूप निकल जाती है, लेकिन एमिलिया मायूस हो जाता है। उसे एहसास हो रहा था कि उसने उसकी 2 ख्वाहिशें बेकार में ही गवा दी है। तभी अचानक कुछ डाकू उसके सामने आ जाते हैं। जब उन्हें एमिलिया के पास कोई भी कीमती चीज नहीं मिलती तो वो इसकी बाल्टी छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमिलिया अपनी मछली को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, इसलिए वो बहादुरी से बाल्टी छीनकर भागता है और मछली को दरिया में फेंक देता है। डाकू उसे फिर से पकड़ लेते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। बेबस एमिलिया दरिया के पास से एक लड़की को आते हुए देखता है। वो लड़की आकर उसे आजाद करती है। खुद को बचाने के बाद एमिलिया वापस दरिया के पास जाता है और मछली को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है क्योंकि मछली अब वहाँ नहीं थी। तभी वो लड़की एमिलिया को अपना नाम पाइक बताती है। उसकी आवाज सुनते ही एमिलिया चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यही लड़की उसकी जादुई मछली है। चालाकी से वो पाइक का स्कार्फ चुरा लेता है ताकि वो भाग न सके। यह एमिलिया का सपना है कि रूस के राजा की बेटी से शादी करना चाहता है और वो उसके लिए खुद ही प्रयास करेगा। वो अपनी तीसरी विश का इस्तेमाल समय आने पर करेगा। माइक और एमिलिया वहाँ से राजा के यहाँ जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन राजकुमारी अनफिसा पहले से ही इंग्लैंड के प्रिंस के साथ है। प्रिंस उसे महंगे और अनोखे तोहफे देकर खुश करने की कोशिश करता है और राजकुमारी अनफिसा को एक जादुई बाजा दिखाता है जो अपने आप बजता था। असल में बाजे के अंदर एक बौना आदमी है जो इसे बजा रहा है, लेकिन सबको यही लगता है कि वो बाजा खुद ब खुद बजता है। एमिलिया और पाइक भी राजा के महल में पहुंच गए और उनकी बातें सुनने लगे। राजा को यह प्रिंस बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा, ये बाजा तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक ऐसी बिल्ली देखी है जो गाना गाती है और लोग उसका गाना सुनकर खुद ब खुद नाचने लगते हैं। ये सुनते ही एमिलिया की आंखें चमक उठी। वो आगे बढ़ा और राजा से कहा, मैं उस जादुई बिल्ली को पकड़कर ला सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे राजकुमारी अनफिसा से शादी करनी है। राजा एमिलिया की बहादुरी से प्रभावित होते हैं और उसकी शर्त मान लेते हैं, पर राजकुमारी अनफिसा इस बात से हैरान थी, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती। जब एमिलिया और पाइक उस गाने वाली बिल्ली के तलाश में निकलते हैं तो पाइक उसे समझाती है कि इस बिल्ली को पकड़ना आसान नहीं है। जब भी कोई इंसान इसके सामने आता है तो वो गाने का विकल्प देती है। बिल्ली अगर दुख भरा गाना गाए तो इंसान इतना रोता है कि उसकी मौत हो जाती है, और बिल्ली अगर खुशी का गाना गाए तो इंसान इतना नाचता है कि नाचते नाचते भी उसकी जान चली जाती है। लेकिन एमिलिया हार मानने वालों में से नहीं है। वो जल्दी से पाइक के साथ घने जंगल में पहुंच जाता है। मुश्किल रास्तों को पार करते हुए वो आखिरकार उस बिल्ली तक पहुंच जाता है। बिल्ली एमिलिया से कहती है कि वो एक गाना चुने। एमिलिया दुख भरा गाना चुनता है। जैसे ही बिल्ली गाना गाती है एमिलिया भी उसके साथ गाने लगता है, क्योंकि वो वही गाना है जो उसे उसकी माँ बचपन में सुनाया करती थी। बिल्ली देखती है कि एमिलिया पर इस गाने का कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसलिए बिल्ली ही खुद रोने लगती है। आखिरकार वो एमिलिया के साथ चलने को तैयार हो जाती है। आते वक्त पाइक को सीजर का जादुई मेढक मिलता है जो उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है। यह सुनकर एमिलिया उलझन में पड़ जाता है। पाइक उसे बताती है कि एक समय सीजर ने उसकी जान बचाई थी, अब वो कर्ज चुकाने के लिए उसे शादी करने को मजबूर कर रहा है। एमिलिया और बिल्ली शाही महल पहुंचते हैं। वहाँ प्रिंस राजकुमारी अनफिसा का हाथ मांग रहा है, लेकिन उसी वक्त एमिलिया और बिल्ली अंदर जाते हैं। बिल्ली गाना शुरू कर देती है और महल के लोग खुद ब खुद नाचने लगते हैं। राजा एमिलिया की बहादुरी देखकर उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन राजकुमारी अनफिसा एमिलिया जैसे आम इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। रात में राजकुमारी अनफिसा अपनी मरी हुई माँ की आत्मा से मिलती है, जो उसे एमिलिया के लिए एक और चुनौती भरा टास्क देने का सुझाव देती है। अगले दिन प्रिंस राजा को इम्प्रेस करने के लिए एक नया जादुई जूसर दिखाता है। इसमें भी एक छोटा आदमी होता है जो फलों और सब्जियों का जूस बना रहा होता है। राजा इसे देखकर हैरान
हैरान रह जाता है। इसी दौरान राजकुमारी अनफीसा वहाँ आ जाती है और अपने अगली शर्त रखती है। वो कहती है कि मुझे एक ऐसा जादुई कपड़ा चाहिए जिसे टेबल पर रखते ही मनचाहा खाना सामने आ जाए। राजा एमिलिया को बुलाते हैं और उसे इस कपड़े को लाने का काम सौंपते हैं। एमिलिया और पाइक तुरंत इस जादुई कपड़े की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में पाइक बताती है कि यह जादुई कपड़ा दो भाइयों जॉन और रॉन के पास है। थोड़ी देर बाद एमिलिया और पाइक एक छोटी सी झोपड़ी पर रुकते हैं। वहाँ रहने वाले बाबा जी से वो लोग थोड़ा सा खाना मांगते हैं। बाबा जी उन्हें थोड़ा सा खाना देते हैं और कहते हैं, बेटा इस बार अच्छी फसल नहीं हुई, खाना ज्यादा नहीं है, माफ कीजिएगा। यह सुनकर एमिलिया देखता है कि बाबा और उनकी पत्नी कितनी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। उसका दिल उनके लिए पिघल जाता है। यहाँ पाइक इन दोनों की जोड़ी को सुई धागे जैसी बताती है। फिर दोनों यहाँ से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। काफी देर चलने के बाद वे पत्थरों के शहर पहुंचते हैं। वहाँ दो आदमी लगातार खा रहे होते हैं। ये वही भाई जॉन और रॉन थे जिनके पास जादुई कपड़ा था। वे दोनों अपनी इस हालत से तंग आ चुके थे। एमिलिया कपड़ा चुराने का प्रयास करता है, लेकिन दोनों भाई नारियल से उस पर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद पाइक इनके पास जाकर पानी मांगती है। जब दोनों भाइयों ने पानी में अपनी परछाई देखी तो उन्हें अपने हालत पर अफसोस हुआ। वे याद करते हैं कि कभी वे बहादुर सिपाही थे जिन्होंने तुर्की के सुल्तान का मुकाबला किया था, लेकिन अब वो इतने मोटे हो चुके थे कि चलना भी मुश्किल था। थोड़ी बातचीत के बाद भाई कपड़ा देने को तैयार हो जाता है। जब एमिलिया को होश आता है तो राजकुमारी अनफीसा के लिए फूल तोड़ता है। पाइक उसे समझाने की कोशिश करती है कि राजकुमारी अनफीसा तुम्हें जान से मारना चाहती है और तुम हो कि उसके प्यार में पागल हो रहे हो, लेकिन एमिलिया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। एमिलिया पाइक को अपनी लिखी हुई शायरी सुनाता है जिसे उसने राजकुमारी अनफीसा के लिए तैयार किया था। उसके शब्दों में इतना जज्बा था कि पाइक का दिल छू लेता है। वो देखती है कि एमिलिया राजकुमारी अनफीसा से कितना प्यार करता है। शायरी सुनते सुनते पाइक खो जाती है और अनजाने में शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन तुरंत ही वो खुद को संभाल लेती है और कहती है, तुम्हें उस घमंडी और नकचड़ी राजकुमारी अनफीसा से नहीं किसी और से शादी करनी चाहिए। जब एमिलिया और पाइक कपड़ा लेकर शहर पहुंचते हैं तो किंग और राजकुमारी अनफीसा को खबर मिल जाती है। वे तुरंत चौराहे पर पहुंचते हैं जहां वे देखते हैं कि एमिलिया जादुई कपड़े की मदद से पूरे शहर को मुफ्त में खाना बांट रहा है और उसका ये काम सभी को खुशियों से भर देता है। यहाँ राजकुमारी अनफीसा एमिलिया से कहती है कि मैं एमिलिया से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी शर्त है कि वो मेरी मरी हुई माँ की आत्मा से हमारी शादी की इजाजत लेकर आए। एमिलिया बिना झिझक इस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। रात को पाइक उसे मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने का रास्ता बताती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि आज तक जो भी वहाँ गया है कभी वापस नहीं लौटा। फिर भी एमिलिया अपने इरादों पे कायम रहता है। रास्ते में वो दोनों एमिलिया के डैड से मिलते हैं। एमिलिया उन्हें पहचानते हुए भी चुप रहता है ताकि उन्हें यह पता न चल सके कि वो यहाँ है। इस दौरान उसके डैड पाइक से एमिलिया के बारे में दिल छू लेने वाली बातें करते हैं, पर जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि एमिलिया भी वही है। वे उसे आवाज लगाकर बुलाते हैं। एमिलिया अपने पिता से अपने शरारतों के लिए माफी मांगता है और पाइक से अपनी आखिरी विश मांगता है कि उसके पिता की आंखों की रोशनी लौटाए। पाइक उसकी ये ख्वाहिश पूरी करती है और उसके पिता की आंखें ठीक हो जाती है। उसके बाद जब ये दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं तो एमिलिया पाइक का शुक्रिया अदा करता है और उसका स्कार्फ लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन पाइक उसके साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। अंततः वे दोनों मरे हुए लोगों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ के राजा एक्चुअली पाइक के पिता हैं, जो खुद उनसे मिलने आते हैं। यहाँ एमिलिया को पता चलता है कि पाइक राजा की ही बेटी थी, जिसे उनके गुस्से की वजह से मछली बनने का श्राप दिया गया था। पाइक अपने पिता से कहती है कि राजकुमारी अनफीसा की माँ की आत्मा को बुलाया जाए। जब आत्मा प्रकट होती है तो पता चलता है कि उसे भूखे रहने की सजा दी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। एमिलिया आत्मा से शादी की इजाजत मांगता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। यह देखकर पाइक के पिता फैसला करते हैं कि उन्हें एमिलिया की मदद करनी चाहिए। वे आत्मा का श्राप हटा देते हैं और उसे भोजन देते हैं। इससे आत्मा शांत हो जाती है और शादी के लिए सहमति दे देती है। यह देखकर राजा भी खुशी से झूम उठते हैं। पाइक अपने पिता को अलविदा कहती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद एमिलिया सब कुछ भूल जाएगा, तुम्हें भी। यह सुनकर पाइक उदास नजरों से एमिलिया को देखने लगती है। अगली सुबह जब एमिलिया की आंख खुलती है तो वो पाइक को पूरी तरह से भूल चुका था। वह राजकुमारी अनफीसा के पास तो पहुंचता है, लेकिन प्रपोज करने के बजाय कहता है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन मुझे याद नहीं कि वो कौन है। यह सुनकर अनफीसा क्रोधित होकर उसे गिरफ्तार करने का आदेश देती है। एमिलिया को चौराहे पर ले जाया जाता है, जहाँ ऐलान होता है कि उसने जो भी कारनामे किए वो जादू की मदद से किए। इस अपराध के लिए उसे मौत की सजा दी जाएगी। अपने आखिरी समय में एमिलिया अपने बचपन और अपने डैड के साथ बिताए पलों को याद करता है, पर तभी अचानक पाइक वहाँ आ जाती है। पाइक एमिलिया को बचाने के लिए राजकुमारी अनफीसा से वादा करती है कि वो यहीं रहेगी और अपनी जादुई ताकत से उसकी 3 ख्वाहिशें भी पूरी करेगी। यह सुनकर राजकुमारी अनफीसा खुशी खुशी एमिलिया को रिहा कर देती है। राजकुमारी अनफीसा अपनी पहली ख्वाहिश में खुद को रानी बना लेती है। इसके बाद वो अपने पिता से उसका ताज छीनकर उन्हें एक टावर में कैद करवा देती है। अब उसकी दूसरी ख्वाहिश यह होती है कि वो इंग्लैंड के राजा की पत्नी बन जाए। तभी इंग्लैंड का राजा खुद शादी का प्रस्ताव लेकर आता है और उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। उधर एमिलिया अपने घर पहुंचकर उस लड़की को याद करने की कोशिश करता है जिससे वो प्यार करता था। इसलिए वो अपने पिता के पास जाता है, जहाँ जॉन और रॉन भी आए हुए होते हैं, जो मेहनत करके अब सामान्य इंसान बन चुके थे। यहाँ बातों बातों में उसके डैड सुई और धागे की बात करते हैं। यह सुनकर अचानक से एमिलिया का दिमाग घूमने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पाइक है। उसे समझ आ जाता है कि वो पाइक से ही प्यार करता है। एमिलिया को पाइक के साथ बिताए हुए हर लम्हे याद आते हैं और वो तुरंत शहर की ओर निकल पड़ता है। इसमें उसके डैड और ये 2 भाई भी उसका साथ देते हैं। ये चारों महल का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और एमिलिया पाइक को ढूंढने लगता है। पाइक को यकीन नहीं होता कि एमिलिया ने उसे पहचान लिया है, पर
तभी राजकुमारी अनफीसा बीच में आती है और कहती है कि मैं भी पाइक की तरह एक जादूगरनी बनना चाहती हूँ। यह सुनकर पाइक समझ जाती है कि यह राजकुमारी अनफीसा की तीसरी और आखिरी ख्वाहिश है। वो इसे पूरा कर देती है, पर अचानक राजकुमारी अनफीसा मछली बन जाती है, ठीक पाइक की ही तरह। अब जाकर राजकुमारी अनफीसा को एहसास होता है कि यह सारी ताकतें बेकार है, क्योंकि मछली बनकर वो सिर्फ दूसरों की ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। राजकुमारी अनफीसा अपने एक नौकर को बुलाती है और उसे कहती है कि वो यह ख्वाहिश मांगे कि मछली बन चुकी राजकुमारी अनफीसा की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो जाए। जैसे ही नौकर ये विश मांगता है, से अचानक सीजर बाहर आता है और राजकुमारी अनफीसा को अपने साथ ले जाता है। असल में इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर राजा सीजर ही था। पाइक का मछली बनने वाला श्राप भी अब खत्म हो चुका था। अंत में एमेलिया पाइक को शादी के लिए प्रपोज करता है और पाइक खुशी खुशी हाँ कर देती है। दोनों की शादी हो जाती है और वे हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और इस खुशी भरे अंत के साथ ये शानदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है।